आज के हमारे इस डीप ड्राइव में स्वागत है। आज हम हमारे रोजमर्रा के जीवन के सबसे अहम हिस्से मतलब जो हम हर दिन हर घंटे करते हैं उस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बात हो रही है संचार की, यानी कम्युनिकेशन। जब भी हम संचार के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में बस 4 चीजें आती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन आज के हमारे जो स्रोत हैं, जो आज की अध्ययन सामग्री है, उसे देखकर एक बात साफ हो गई है कि इन बुनियादी बातों के पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। आज का हमारा लक्ष्य केवल नियमों को पढ़ना नहीं है। सही कहा। हमारा मिशन है ये समझना कि वास्तव में प्रभावी संचार हमारे दिमाग में और हमारे आसपास के माहौल में काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अक्सर एक आम गलतफहमी ये होती है कि संचार का मतलब बस अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देना है या फिर एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे देना है। हाँ, लोग बस अपनी बात कहने पे फोकस करते हैं। बिल्कुल। लोग सेंडर यानी प्रेषक की भूमिका पर इतना ध्यान देते हैं कि वे पूरी प्रक्रिया को ही भूल जाते हैं। संचार कभी भी एक तरफा सड़क नहीं है। यह एक लूप है, एक 2 तरफा प्रक्रिया है। आज के नोट्स बहुत ही स्पष्ट रूप से संचार के इस चक्र को डिकोड करते हैं। एक प्रेषक होता है जो अपने विचार को शब्दों में बदलता है, इसे हम इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग, ठीक है। फिर वो उसे किसी चैनल या माध्यम से भेजता है, और जो रिसीवर है वो उस संदेश को अपने तरीके से समझता है, यानी उसे डिकोड करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस चक्र में एक ऐसा हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा चीजें पटरी से उतरती हैं। फीडबैक। बिल्कुल, फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। अगर फीडबैक न हो तो भेजने वाले को ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि जो बात जिस संदर्भ में कही गई थी, क्या वो उसी रूप में समझी गई है या नहीं। फीडबैक इस पूरी प्रक्रिया का इंजन है। इसके बिना ये मान लेना कि संदेश पहुंच गया है, बस हवा में तीर चलाने जैसा है। और यहीं पर संदेश की गुणवत्ता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। जब भी कोई संवाद होता है तो उसे 3 कसाटियों पर खरा उतरना चाहिए: स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक, यानी क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट। इन 3 शब्दों को अक्सर हम बस एक चेकलिस्ट की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे नोट्स में जो डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट वाला उदाहरण है ना, वो इसकी अहमियत को पूरी तरह से बदल देता है। हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है। मतलब मान लीजिए किसी को ऑफिस पहुंचने में देर होने वाली है। एक आम संदेश कुछ इस तरह होता है कि मैं लेट आऊंगा क्योंकि मेरा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, जो कि सुनने में बिल्कुल सामान्य लगता है। हाँ, सतह पर यह संदेश ठीक लगता है, कारण भी बता दिया गया है, लेकिन क्या यह स्पष्ट है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जानकारी अधूरी है। सही बात है। इसके बजाय एक स्पष्ट संदेश ऐसा होना चाहिए: कृपया मुझे मंगलवार 11 जून को सुबह 11 बजे ऑफिस आने की अनुमति दें क्योंकि मेरा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। तो समय और तारीख का ये छोटा सा विवरण पूरे वाक्य को स्पष्टता दे देता है। एकदम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। और यहीं पर सटीक यानी एक्यूरेट होने का पहलू भी जुड़ता है। स्पष्टता तो आ गई, लेकिन सटीकता के बिना वो भी अधूरी रह सकती है। वो कैसे? हमारे दस्तावेजों में एक और उदाहरण है। एक कर्मचारी कहता है, बाइंडिंग के लिए दी गई आधी किताबें पूरी हो गई हैं। आधी किताबें सुनने में ठीक लगता है, लेकिन आधा ये एक बहुत ही सापेक्ष शब्द है। इसके बजाय अगर वो कहे कि बाइंडिंग के लिए दी गई 50% किताबें पूरी हो गई हैं, तो यह वाक्य अधिक सटीक है, क्योंकि 50% एक ऐसा आंकड़ा है जिसे मापा जा सकता है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट दुनिया या पेशेवर जीवन में आधा काम हो गया है या रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी जैसे वाक्य भ्रम और तनाव पैदा करते हैं। सटीक जानकारी देने से न केवल समय बचता है, बल्कि लोगों के बीच विश्वास भी बढ़ता है। ये एक बड़ा नजरिया बदलने वाला बिंदु है। मैं सोच रही थी कि अभी तक हम सिर्फ बोलने और संदेश भेजने की बात कर रहे हैं। संचार का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। आप सुनने की बात कर रही हैं? हाँ, सुनना। आज की सामग्री बस सुनने यानी हियरिंग और सक्रिय रूप से सुनने यानी एक्टिव लिसनिंग के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींचती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हियरिंग केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है, बस ध्वनि तरंगों का आपके कानों तक पहुंचना, एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह। सही कहा। लेकिन एक्टिव लिसनिंग ये पूरी तरह से एक मानसिक और बौद्धिक कसरत है। ये एक कला है जिसके 5 अलग-अलग चरण बताए गए हैं हमारे नोट्स में। 5 चरण मुझे याद आ रहा है। हाँ, पहला है रिसीविंग, यानी वक्ता की बात को पूरे ध्यान से ग्रहण करना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, जहां केवल शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ और भावना को समझा जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है ना?
और तीसरा चरण है रिमेम्बरिंग। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ दिमाग तेजी से पुरानी जानकारी को याद करता है ताकि नई बात से उसे जोड़ सके। ये तो मतलब मल्टीटास्किंग के स्तर का काम लग रहा है। बिल्कुल है। और चौथा चरण है इवैल्यूएटिंग, जहाँ हम जो सुन रहे हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। क्या ये जानकारी सही है? इसका क्या महत्व है? और ये सब कुछ जो है मतलब मिली सेकेंड्स में हो रहा है हमारे दिमाग में। जी हाँ। और अंत में पांचवा चरण आता है रिस्पॉन्डिंग, जहाँ एक उचित प्रतिक्रिया दी जाती है। अगर इनमें से एक भी चरण छूट जाए तो एक्टिव लिसनिंग नहीं हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया को अभ्यास में लाने के लिए ना नोट्स में एक बहुत ही व्यावहारिक एक्रोनिम दिया गया है, रिस्पेक्ट, RESPECT। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। लेकिन अक्सर ऐसे मॉडल सिर्फ कागज पर अच्छे लगते हैं। अगर हम इसे असली दुनिया में परखें तो इसके कुछ हिस्से काफी चुनौतीपूर्ण लगते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इसका पहला अक्षर R कहता है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, यानी रुकावटों को हटा दे। आज के दौर में जब हर 2 मिनट में फोन स्क्रीन चमक उठती है, क्या सच में ध्यान भटकाने वाली चीजों को पूरी तरह से हटाना संभव है? ये मुश्किल जरूर है, लेकिन यही तो एक्टिव लिसनिंग की असली परीक्षा है। फोन को उल्टा करके रख देना या लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर देना सामने वाले को यह संकेत देता है कि इस समय आपकी बात सबसे महत्वपूर्ण है। एक साइलेंट मैसेज जाता है। और यहीं से रिस्पेक्ट का अगला अक्षर ई जुड़ता है, आई कांटेक्ट। आंखें मिलाना केवल देखने के बारे में नहीं है, ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बारे में है। फिर आता है S, शो योर लिसनिंग, यानी अपने हाव भाव से दिखाना कि ध्यान केंद्रित है। सिर हिलाना या थोड़ा आगे की तरफ झुकना। हाँ, और P से पे अटेंशन। लेकिन मुझे सबसे गहरा बिंदु E लगा, एम्पथाइज, यानी सहानुभूति। इसका मतलब है खुद को वक्ता के जूतों में रखकर देखना। ये सिर्फ शब्दों को समझने से कहीं आगे की बात है। सहानुभूति ही वो पुल है जो दो लोगों के बीच असली संचार स्थापित करता है। इसके बाद C आता है, क्लैरिफाइड डाउट्स, मतलब सवाल पूछकर अपने संदेह दूर करना। हाँ, यह दर्शाता है कि आपकी दिलचस्पी बनी हुई है। और अंत में T है, ट्यून योरसेल्फ, यानी वक्ता के बात खत्म करने का इंतजार करना, जो कि हम में से बहुत कम लोग करते हैं। बिल्कुल। लोग अक्सर पूरी बात सुनने से पहले ही अपना जवाब तैयार करने लगते हैं, बीच में टोकते हैं। ट्यून योरसेल्फ इसी आदत पर लगाम लगाने का तरीका है। इन सभी सिद्धांतों का क्या असर होता है, इसे समझने के लिए अध्ययन सामग्री में एक केस स्टडी दी गई है, कपिल और उसकी मैनेजर सुनीता की। वो मीटिंग रूम वाला उदाहरण बहुत ही क्लासिक है। कहानी कुछ ऐसी है कि सुनीता एक महत्वपूर्ण मार्केटिंग प्लान पर चर्चा कर रही है। कपिल मीटिंग रूम में आता है, कुर्सी पर झुककर बैठता है और लगातार अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखता रहता है। उसका शरीर वहां है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और लग रहा है। और ये परिदृश्य आज के दफ्तरों में बहुत आम है। कपिल को शायद लगा हो कि वो मल्टीटास्क कर रहा है और सुन भी रहा है, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि सुनीता को लगा कि कपिल की इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है और अंततः उसने वो जिम्मेदारी किसी और को दे दी। अरे बाप रे! कपिल ने एक भी गलत शब्द नहीं बोला, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और डिस्ट्रैक्शन ने चीख कर एक नकारात्मक संदेश दे दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि हम केवल शब्दों से बात नहीं करते हैं, लेकिन अब जब शब्दों का इस्तेमाल करना ही हो, चाहे बोलने के लिए या लिखने के लिए, तो वहां व्याकरण की भूमिका आ जाती है। व्याकरण का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। हाँ, अक्सर लोग व्याकरण को बस स्कूल की परीक्षाओं तक सीमित मानते हैं, लेकिन आज के नोट्स व्याकरण को एक अलग नजरिए से पेश करते हैं, जैसे ये संचार का कोडिंग स्ट्रक्चर हो। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिना सही स्ट्रक्चर के अच्छे से अच्छा विचार भी अपना अर्थ खो सकता है। कैसे? सबसे बुनियादी स्तर पर वाक्यों यानी सेंटेंसेस और वाक्यांशों यानी फ्रेजेस के बीच का अंतर समझना जरूरी है। ओके। शब्दों का वह समूह जो अपने आप में एक पूरा अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। जैसे प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है, यह एक स्पष्ट वाक्य है। बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर कोई केवल ईमेल में लिखे प्रोजेक्ट का काम, तो यह एक वाक्यांश है। इससे सवाल उठते हैं, क्या काम पूरा हो गया, क्या काम में देरी है? हाँ, अर्थ अधूरा रह जाता है। और जब हम इन वाक्यों को प्रोफेशनल रूप से लिखते हैं तो छोटे छोटे नियम बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। जैसे कैपिटलाइजेशन के लिए मिन्स का नियम, MINTS। ये याद रखने का एक शानदार टूल है। हाँ, M का मतलब है महीनों के नाम जो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। I जब अकेले शब्द मैं के रूप में इस्तेमाल हो। N से नेम्स, चाहे इंसान का हो या किसी जगह का। T से टाइटल्स
और एस से वाक्य पहला अक्षर। देखने में ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। सोचिए अगर किसी महत्वपूर्ण ईमेल में किसी के नाम या टाइटल का, जैसे डॉक्टर या मिस्टर का, पहला अक्षर छोटा लिख दिया जाए तो वो कितना असम्मानजनक और गैर पेशेवर लग सकता है। ये सीधे तौर पर व्यक्ति के ध्यान और गंभीरता को दर्शाता है। इसी तरह शब्दों के प्रकार, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वाक्य की दिशा तय करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि एक शब्द का एक ही मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इस बात ने मुझे भी बहुत सोचने पर मजबूर किया था। नोट्स में एक शब्द का उदाहरण है बुक, BOOK। बुक। हाँ, जब कोई कहता है विल यू बुक फ्लाई, तो यहाँ बुक एक क्रिया है, एक वर्ब है, एक एक्शन है। बिल्कुल। यानी नाउन बन जाता है। संदर्भ बदलते ही मतलब शब्द का पूरा किरदार बदल जाता है। और मुख्य शब्दों के अलावा जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, व्याकरण में एक पूरी सपोर्टिंग कास्ट होती है जो अर्थ को गहराई देती है। सपोर्टिंग कास्ट, ये दिलचस्प है। उदाहरण के लिए प्रपोजिशंस, इन, ऑन, एट। एक गलत प्रपोजिशन पूरे वाक्य का अर्थ बदल सकता है। अच्छा, कैसे? किसी के साथ हंसने यानी लाफिंग विथ, और किसी पर हंसने यानी लाफिंग एट, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बाप रे, हाँ बिल्कुल है। इसी तरह कंजंक्शंस जैसे और, लेकिन, या, जो विचारों को जोड़ते हैं। आर्टिकल्स जो संज्ञाओं को विशिष्ट बनाते हैं। और फिर इंटरजेक्शंस जैसे वाह, ओह, जो अनकुढ़ी भावनाओं को कागज पर उकेरते हैं। ये सब मिलकर ही तो एक परफेक्ट वाक्य की शारीरिक रचना करते हैं, मतलब उसकी एनाटॉमी। सही कहा। बुनियादी तौर पर एक वाक्य सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। कर्ता, क्रिया और कर्म। जैसे निशा लैपटॉप बेचती है। ये एक सरल वाक्य है। यहाँ निशा काम कर रही है, वो सब्जेक्ट है। बेचना एक्शन है, तो वो वर्ब है। और लैपटॉप वो चीज है जिस पर काम हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल। ये समझना तो आसान है, लेकिन दस्तावेजों में एक जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की गई है। ये थोड़ा मुझे उलझाने वाला लगा। इसे सुलझाना बहुत आसान है और हम सही सवाल पूछें। नोट्स में दिए गए उदाहरण को ही लेते हैं। अब्दुल ने अपनी माँ को एक तोहफा दिया। ठीक है। यहाँ अब्दुल सब्जेक्ट है और देना वर्ब है। अब हम पहला सवाल पूछते हैं, अब्दुल ने क्या दिया? तोहफा, गिफ्ट। बिल्कुल। जो चीज सीधे एक्शन का हिस्सा बनी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, और फिर दूसरा सवाल, अब्दुल ने तोहफा किसे दिया? जवाब है अपनी माँ को। तो जिसे वो चीज प्राप्त हुई वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। देखा, ये बहुत ही तार्किक है। अगर हम इस ढांचे को समझ लें तो हम वाक्यों को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। वाक्यों को मोड़ने की बात से ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशेवर कौशल सामने आता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल। ये बहुत अहम है। अक्सर लोग इसे केवल व्याकरण का नियम मानते हैं, लेकिन ये असल में जिम्मेदारी लेने या उससे बचने का एक मनोवैज्ञानिक टूल भी है। हाँ, हम इसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में रोज देखते हैं। नोट्स में जो उदाहरण है, संजय ने ग्लास तोड़ा, ये एक्टिव वॉइस है। इसमें कर्ता स्पष्ट है, ऊर्जा है और सबसे बड़ी बात जवाबदेही है। लेकिन अगर इसी बात को पैसिव वॉइस में कहा जाए, ग्लास संजय द्वारा तोड़ा गया या सिर्फ ग्लास टूट गया, तो पूरा ध्यान एक्शन पर यानी टूटने पर चला जाता है और कर्ता पीछे छिप जाता है। कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल गलतियों से पल्ला झाड़ने के लिए किया जाता है। जैसे गलती हो गई, मिस्टेक्स वर मेड। बिल्कुल, बजाय इसके कि कोई करे मुझसे गलती हुई, आई मेड अ मिस्टेक। इसलिए स्पष्ट और प्रभावशाली संचार में हमेशा एक्टिव वॉइस को प्राथमिकता दी जाती है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। अब अगर हम वाक्य संरचना के अंतिम हिस्से को देखें तो हमारे विचारों और भावनाओं के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, 4 मुख्य प्रकार। डिक्लेरेटिव, जो सीधी जानकारी देते हैं। इंटेरोगेटिव, जो सवाल पूछते हैं और संवाद को आगे बढ़ाते हैं। एक्सक्लेमेटरी, जो गहरी भावनाएं जाहिर करते हैं। और इम्पेरेटिव, जो निर्देश या सलाह देते हैं, जैसे कल तक रिपोर्ट भेज दें। और जब इन अलग अलग प्रकार के वाक्यों को एक समान विचार या धागे से पिरोया जाता है ना, तो एक पैराग्राफ बनता है। एक पूरा पैराग्राफ जो कहानी कहता है। अच्छे संचार की कला यही है कि आप जानकारी देने, सवाल पूछने और निर्देश देने वाले वाक्यों का सही संतुलन बनाएं, ताकि पढ़ने या सुनने वाले की दिलचस्पी बनी रहे। तो अब सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा समेटते हैं। ये सारे नियम, ये सारे सिद्धांत, क्या ये केवल परीक्षा पास करने के लिए है? बिल्कुल नहीं। या सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए है? नहीं,
आज की चर्चा ने ये साफ कर दिया है कि वाक्य कैसे बनाना है और दूसरों को सक्रिय रूप से कैसे सुनना है, ये एक तरह की महाशक्ति है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचनाओं की अधिकता के दौर में जी रहे हैं। हाँ, हर तरफ से ईमेल और मैसेज की बाढ़ है। बिल्कुल। ऐसे में जो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्टता से रख सकता है, मिंट्स और एक्टिव वॉइस का उपयोग करके, और दूसरों को बिना ध्यान भटकाए सुन सकता है रिस्पेक्ट मॉडल के जरिए, वही व्यक्ति इस शोर के बीच अपनी जगह बना पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। भ्रम, विवाद और समय की बर्बादी से बचने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। और इसी संदर्भ में अगर हम शुरुआत में बात किए गए संचार के चक्र और फीडबैक लूप को आज के डिजिटल जीवन में रखकर देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। मैं भी यही सोच रही थी कि दिन भर में जो अनगिनत मैसेज, ईमेल या लंबे टेक्स्ट बिना पूरी तरह पढ़े, बिना गहराई से समझे बस आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, बिना सोचे समझे। हाँ, या जिनका बस एक मशीनी ओके लिखकर जवाब दे दिया जाता है, क्या वहां वास्तव में कोई संचार, कोई कम्युनिकेशन हो भी रहा है? बहुत ही वाजिब सवाल है। या ये सब बस एक ही कमरे में खड़े होकर दीवारों से बात करने जैसा है, जहां जहां आवाज तो गूंज रही है लेकिन सुन कोई नहीं रहा। ये एक ऐसा प्रश्न है जो संचार के बुनियादी अर्थ को ही चुनौती देता है। बिना वास्तविक डिकोडिंग और फीडबैक के वो सिर्फ शोर है, संचार नहीं। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब भी कोई बातचीत हो तो याद रखने वाली बात यही है कि असली संचार केवल बोलने में नहीं बल्कि पूरे ध्यान से जुड़ने में है। सुनते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए।